गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं भूमेंद्र जैन अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी के पहले टॉपिक जिसका नाम था भारत की स्थिति, आकार और विस्तार। टॉपिक का नाम है भारत की स्थिति, आकार व विस्तार। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं भारत की स्थिति के बारे में कि भारत एशिया महाद्वीप में किस दिशा में स्थित है, साथ में ही भारत विश्व में किस दिशा में स्थित है। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं भारत की देशांतरीय स्थिति के बारे में। तो दोस्तों, चैप्टर को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि यह चैप्टर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में ही दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019, इस एक्ट के द्वारा भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं उनमें दोस्तों बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। और दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा जो परिवर्तन आया है ये आपके किसी भी रेफरेंस बुक में अभी तक डाला नहीं गया है। तो जो भी आगे आने वाली कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, चैप्टर को प्रारंभ करने जा रहा हूं, तो आप जरा ध्यान पूर्वक इस चैप्टर को अंत तक देखिए। ये आपकी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच एक रेखा खींचिए और इस रेखा को इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को मिलाने वाली ये जो रेखा है, ऊपर है ये पॉइंट आपका, इसे हम जानते हैं उत्तरी ध्रुव के नाम से, और नीचे वाले इस पॉइंट को दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को ये जो मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा को हम ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। इस रेखा के अन्य नाम, इसे 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं, इसे GMT रेखा के नाम से भी जाना जाता है, और इसे प्रधान माध्यम रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे के सारे नाम आपकी इस वाली रेखा के हैं। क्लियर? अब देखिए, यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। इस रेखा के इधर वाला ये हिस्सा है, इसे हम पूर्वी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, और इधर वाले हिस्से को हम पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ग्रीनविच रेखा के अनुसार भारत आपके पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब बात करने जा रहा हूं मैं देशांतरों की। तो देखिए, इस उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को ये मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं को हम देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। ये वापस ध्रुवों से स्टार्ट होती है और ध्रुवों पे ही खत्म हो जाती है। इनको हम बोलते हैं देशांतर रेखा। क्लियर? इसी प्रकार की रेखाएं आपके पश्चिमी गोलार्ध में खींची गई हैं। ये देखिए, ये लीजिए। अब बात करते हैं कि ये कितनी रेखाएं हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं 180 आपके पूर्वी गोलार्ध में है और 180 आपके पश्चिमी गोलार्ध में। इस तरह की रेखाएं, सारी रेखाएं मैं यहाँ बना नहीं सकता, कुछ रेखाएं मैंने बना दी हैं। तो ये 180 आपके पूर्वी गोलार्ध में है और 180 पश्चिम में। तो ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित सभी देशांतर रेखाओं को हम पूर्वी देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं, और ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में स्थित सभी देशांतर रेखाओं को हम पश्चिमी देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। अब बात करने जा रहे हैं, ये देखिए आपकी बीचों बीच जो रेखा खींची जा रही है पृथ्वी के आड़ी जो रेखाएं है, इस रेखा का नाम था भूमध्य रेखा, और यह पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांट रही थी। ऊपर वाला हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध। अब दोस्तों, मैं जो कहने जा रहा हूं उसे आप बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी बढ़ती जाती है। बिल्कुल सही है। ध्रुवों से अगर आप भूमध्य रेखा की ओर आ रहे हो तो दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक हो जाती है। यहाँ पर सर्वाधिक है। इसके बाद देखिए, भूमध्य रेखा से अगर आप ध्रुवों की ओर जा रहे हो तो यह दूरी घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, क्योंकि देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर खत्म होती है, वापस ध्रुवों से ही शुरू होती है।
तो याद रखना देशांतर रेखाओं की जो ध्रुवों पर दूरी है वो 0 होती है, 0 होती है, और सर्वाधिक दूरी होती है आपकी भूमध्य रेखा पर। और भूमध्य रेखा पर कितनी होती है, तो 111.32 किलोमीटर। तो याद रखना दोस्तों कि सर्वाधिक दूरी दो देशांतर रेखाओं के बीच होती है आपकी भूमध्य रेखा पर, जो कि 111.32 किलोमीटर है। आगे बात करते हैं देशांतर रेखाओं की ये मध्य की जो दूरी है इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम कहते हैं दोस्तों गौर, GORE, गौर के नाम से जानते हैं देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी को, जबकि अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी को कटिबंध के नाम से। इसके बाद अगर इस तरह की ये रेखा खींच दी तो इन्हें अक्षांश रेखा कहेंगे, और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा ये जो जाल बनाया गया है इस जाल को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम बोलते हैं किरण। क्लियर। अब बात करते हैं कुल देशांतर कितने होते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं 180 डिग्री 180 देशांतर आपके पूर्व में है और 180 है आपके पश्चिम में, तो कुल देशांतर होते हैं 360। जिन दोस्तों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है उन सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब आपने अक्षांश पढ़ाए तब आपने कुल अक्षांश 90 प्लस 90 प्लस 0 डिग्री बराबर 181 बताए, तो आपने यहाँ पर ये 0 डिग्री वाली रेखा को काउंट क्यों नहीं किया, जबकि आपने अक्षांशों में किया। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर इस रेखा को हम काउंट कर रहे हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ ये जो 180 नंबर की जो पूर्व में जो रेखा है एक, और 180 नंबर की जो पश्चिम में जो रेखा है, इनको हम दो बार काउंट कर रहे हैं। 180 तो एक पूर्व की और 180 एक पश्चिम वाली, जबकि ये कितनी रेखाएं हैं, केवल एक ही रेखा। इस कारण देशांतर कुल कितने होते हैं, 360। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं भारत की देशांतरीय स्थिति के बारे में, साथ में ही भारत की अक्षांशीय स्थिति के बारे में। तो अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि देशांतर रेखाएं खड़ी होती हैं और अक्षांश रेखाएं आड़ी होती हैं। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं देशांतर रेखाओं के बारे में। देखिए ये भारत की पश्चिमी दिशा है और ये है आपकी पूर्वी दिशा। क्लियर। यहां से ये जो देशांतर रेखा गुजर रही है, इस देशांतर रेखा है ये 68 डिग्री 7 मिनट, ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। कौन सी, पूर्वी देशांतर रेखा। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आई होगी कि ये जब भारत की पश्चिम दिशा है तो इसे हम पश्चिमी देशांतर क्यों नहीं कह रहे, तो अभी कुछ समय पहले हमने जाना कि पश्चिमी देशांतर ग्रीनविच रेखा के पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी गोलार्ध के सभी देशांतरों को हम क्या कहते हैं, पूर्वी देशांतर। इस कारण याद रखना भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो इस वाली रेखा को हम 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर ये जो आपकी रेखा निकल रही है ये है आपकी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्लियर। तो मैंने आपको पहले बता दिया पूर्वी गोलार्ध के सभी देशांतर पूर्वी देशांतर होंगे और भारत आपके किस गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में, तो ये सारी की सारी आपकी पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर है। क्लियर। अब आपसे पूछ ले कि कुल कितने देशांतरों में भारत फैला हुआ है, तो आप सभी जानते हैं छोटे में से बड़े, बड़े में से छोटा घटा दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं 97 डिग्री 25 मिनट में से अगर आप 68 डिग्री 7 मिनट को माइनस करोगे तो दोस्तों मिनट में से मिनट घटानी है, 25 में से 7 माइनस करोगे 18 मिनट, 97 में से 68 को माइनस करोगे 29 डिग्री 18 मिनट। क्लियर। तो भारत कुल 29 देशांतरों में फैला हुआ है। इस तरह की 68 के बाद 69, 70, 71 इस तरह की कुल कितनी देशांतर रेखाएं में फैला हुआ है, 29 देशांतरों में। देशांतरों के बारे में हम बात कर चुके। अब बात करें देखो दोस्तों अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाएं आड़ी होती हैं और जो भारत के बिल्कुल दक्षिण भाग से ये अक्षांश रेखा गुजर रही है ये है आपकी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। इसे भी हमने उत्तरी अक्षांश नाम दिया जबकि ये भारत की क्या है, दक्षिणी दिशा। तो पहली वीडियो में दोस्तों मैं अक्षांशों के बारे में बता चुका हूं, तो हम वहां जाकर देख सकते हैं कि इसे हम उत्तरी अक्षांश क्यों बोल रहे हैं। इसके बाद इस ये ऊपर से जो रेखा जा रही है ये है आपकी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। क्लियर।
तो भारत 8 डिग्री से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। क्लियर। अब आपसे पूछे कुल कितने अक्षांशों में फैला है, तो घटा दीजिए बड़े में से छोटा। तो देखिए 37 डिग्री 6 मिनट में से मैं 8 डिग्री अगर 4 मिनट को माइनस करता हूं तो 6 में से 4 गई तो 2 मिनट, 37 में से 8 गई तो 29 डिग्री। तो याद रखना कुल देशांतर भी कितने हैं आपके, 29 ही देशांतर हैं, और अक्षांश भी कुल कितने हैं, 29 ही अक्षांश है। तो भारत है 29 देशांतर और लगभग 29 ही अक्षांशों में फैला हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, भारत के इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर भारत का एक द्वीप है और इस द्वीप का नाम है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप। क्लियर। तो ऊपर वाला द्वीप अंडमान है, नीचे वाला है आपका निकोबार द्वीप। और निकोबार द्वीप में जो बिल्कुल जो नीचे वाला जो द्वीप है ये वाला, इस द्वीप को दोस्तों हम जानते हैं ग्रेट निकोबार के नाम से। किस नाम से, ग्रेट निकोबार के नाम से। बिल्कुल क्लियर। ग्रेट निकोबार का जो ये बिल्कुल दक्षिणी जो बिंदु है ये है इंदिरा पॉइंट। इसे हम क्या नाम से, किस नाम से जानते हैं, इंदिरा पॉइंट के नाम से। इसे हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इसी का एक नाम मिल जाता है पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट बोल दो या इंदिरा पॉइंट बोल दो, तो ये इसी का नाम है। यहां से जो अक्षांश रेखा गुजर रही है इस वाले पॉइंट से, ये देखिए ये है आपकी 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। ये तो है आपकी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, जबकि जो इंदिरा पॉइंट से अंडमान निकोबार जो द्वीप है उसके ग्रेट निकोबार के इंदिरा पॉइंट से जो अक्षांश रेखा गुजर रही है ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार या अक्षांशीय स्थिति कितनी है, तो आप 8-4 वाला जवाब दोगे या 6-4 वाला, दोनों ही ऑप्शन होंगे, तो कौन सा करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि भारत की अक्षांशीय स्थिति, भारत की अक्षांशीय स्थिति, तब तो आपको जवाब देना है 8-4 से। क्लियर। और जब आपसे बात करें संपूर्ण भारत की अक्षांशीय स्थिति के बारे में, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय स्थिति, तो संपूर्ण भारत की अक्षांशीय स्थिति पूछे तब आप जवाब दोगे 6-4 से लेकर। तो अगर आपसे पूछे भारत की मुख्य भूमि की अक्षांशीय स्थिति या भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, तो आप जवाब दोगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और जब आपसे पूछे कि संपूर्ण भारत की अक्षांशीय स्थिति के बारे में, तब आप जवाब दोगे कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। दोस्तों एक बार देख लीजिए, कोई डाउट, क्लियर समझ में आया होगा। क्लियर। अब मैं बात करने जा रहा हूं अब हम बात करेंगे भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं की। तो ये देखिए, ये आपका एक राज्य है और इस राज्य का नाम है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ये है आपका गुजरात। ये कौन सा राज्य है, गुजरात। और गुजरात में ये जो इस जगह पर जो ये पॉइंट है, ये जो गांव है, ये जो स्थान है, इस स्थान का नाम क्या है, तो इस स्थान का नाम है गौरम गाता, या ऑप्शन में मिलेगा गौरम माता। तो दोनों में से दोस्तों कोई भी एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, गौरम गाता या गौरम माता। क्लियर। ये कहाँ पे है, तो सरकिक्र गुजरात में। कहाँ पे है, सरकिक्र, और आपका राज्य है आपका गुजरात। क्लियर। या तो आपको ये ऑप्शन में मिल जाएगा, पर्टिकुलर अगर स्थान पूछेगा तो ये है गौरम गाता या गौरम माता, ठीक है, या आपको सरकिक्र मिलेगा और राज्य कौन सा है, गुजरात। तो भारत का पश्चिमतम बिंदु या पश्चिमी बिंदु है वो आपका ये है। इसके बाद बात करेंगे पूर्वी बिंदु की, तो आपको मिलेगा, स्थान का नाम है तिब्बूथी, या इसकी जगह आपको नाम मिलेगा किब्बूथी। क्लियर। अगर ये दोनों नाम, ये स्थान है पर्टिकुलर, अगर इनका नाम नहीं मिले तो इसकी जगह आपको मिलेगा बालांगू। क्लियर।
और आपका ये जो राज्य है, ये वाला जो राज्य है, ये वाला ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है तिब्बती या किब्बुती, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। क्लियर? ये बालांगु तहसील हो गई और उसका गांव ये जो स्थान है वो है तिब्बती। क्लियर? इसके बाद देखिए यहाँ पर भारत की जो बिल्कुल मुख्य भूमि की जो दक्षिणतम बिंदु है ये है आपकी कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, और ये कन्याकुमारी है आपके तमिलनाडु में। टीएन का तमिलनाडु। ये देखिए ये आपका भारत का एक राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में है आपकी कन्याकुमारी। तो भारत का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है ये है आपका कन्याकुमारी। क्लियर? अब मैं बात करने जा रहा हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट के तहत पहले जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा प्राप्त था और भारत में कुल राज्य थे दोस्तों 29 और वर्तमान समय में दोस्तों राज्य हो गए हैं 28। क्लियर? क्यों? जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन एक्ट है इसके तहत जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का क्या दे दिया गया? दर्जा दे दिया गया है। तो अब ये राज्य नहीं रहा और जम्मू कश्मीर से दो केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया गया? गठन किया गया है, एक जम्मू कश्मीर और एक आपका लद्दाख। तो देखिए मैप में आप अगर हम देखते हैं ये वाला पार्ट तो है आपका जम्मू कश्मीर वाला और ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला ये तो है J&K। क्लियर? जो केंद्र शासित प्रदेश बना है और ये जो ऊपर वाला जो ये हिस्सा है ये है आपका लद्दाख। तो ये जम्मू कश्मीर राज्य से दो नवीन केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। क्लियर? तो भारत में पहले राज्य 29 थे, वर्तमान में कितने हो गए? 28। जबकि पहले केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 7 और वर्तमान में कितने हो गए हैं? 9। तो यहां से देखिए पहले जब हम बात करते थे तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है ये था इंदिरा कॉल। इसका नाम क्या है? इंदिरा कॉल। ये कॉल है दोस्तों, वो इंदिरा पॉइंट था अंडमान निकोबार में, याद रखना। इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार का जो 6 डिग्री 4 मिनट से ज्यादा था और 2004 की जो सुनामी आई उसमें वो पूरी तरह से डूब चुका है। ठीक है? और ये जो उत्तरी बिंदु है ये क्या है? इंदिरा कॉल। तो आपको सारी रेफरेंस बुकों में मिलेगा कि भारत का जो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल ये जम्मू कश्मीर में है, जो कि क्या है? बिल्कुल गलत। अब क्योंकि पहले ये राज्य था तो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल था जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश तो यहीं पर है, ये है नक्शे में। ऊपर आपका कौन सा है? लद्दाख। तो ये आज वर्तमान समय में इंदिरा कॉल है जो भारत का उत्तरी बिंदु, ये आता है आपके लद्दाख में। ये कहाँ आता है? आपके लद्दाख में। क्लियर? देखिए ये आपके आ गए लद्दाख में। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को ये जो कन्याकुमारी को मिलाने वाली जो ये मैंने रेखा खींची है, कहने का मतलब उत्तरी दिशा है, उत्तरी दिशा से दक्षिण। तो भारत के उत्तर से जो दक्षिण की जो लंबाई है ये है आपकी 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। जबकि आपके इस वाले पॉइंट से लेकर यहां तक पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है ये है आपकी 2933 किलोमीटर। तो याद रखना कि भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 3214 है, पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है 2933 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछे भारत की लंबाई चौड़ाई का अंतराल कितना है तो 3214 में से आप 2933 को माइनस कर देना, आपका जवाब आ जाएगा 281 किलोमीटर। कितनी? 281 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई का क्या है? अंतराल है। क्लियर? यहां तक समझ में आया? इसके साथ अगर दोस्तों आपसे पूछे भारत का क्षेत्रफल कितना है तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। देखिए दोस्तों क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर वर्ग में नापा जाता है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पे कौन है, तो सबसे बड़ा जो देश है वो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, और जनसंख्या की दृष्टि से पहला नंबर है आपके चीन का। क्लियर? तो भारत का क्षेत्रफल पूछे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है।
इसके साथ अगर आपसे पूछे भारत का आकार कैसा है, तो ये चतुष्कोणीय आकार है। चतुष्कोणीय भारत की जो आकृति है वो है आपकी चतुष्कोणीय। क्लियर दोस्तों। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भारत की स्थलीय सीमा की, और वहां पर हम देखेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य किस किस देश से सीमा बना रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं भारत के स्थलीय सीमा के साथ, भारत के तटीय सीमा के साथ, और बात करेंगे भारत के द्वीपों सहित तटीय सीमा की। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। अब आपकी नेशनल ज्योग्राफी की रेगुलर क्लास होंगी दोस्तों, डेली की डेली आपकी लगभग 2 वीडियो यूट्यूब चैनल पर मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दिया करूंगा। तो आप लगातार लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखें घर बैठकर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।